हम जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ देखते हैं तो हमने तो देखा होगा ही, चूर्ण नाम आता है, उस पे काढ़ा बोलते हैं, कभी हीम बोलते हैं, कभी उसका स्वरस लेते हैं, कभी चूर्ण लेते हैं, कभी हीम, घन, फांट और सत्व, ऐसे बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे। लेकिन एक ही दवाई के सामने अगर हम ऐसा गुड़ूची चूर्ण देखा होगा, गुड़ूची का स्वरस, गुड़ूची का क्वाथ, गुड़ूची का हीम, घन, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये अलग अलग उसके फॉर्मुलेशंस, उसके अलग अलग प्रिपरेशंस होते हैं। हम एक कैसे बनाते हैं, एक ही दवाई होती है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है गुड़ूची का। गुड़ूची एक ही दवाई है, लेकिन हम उसका ही चूर्ण बना सकते, उसका ही स्वरस निकालते, उसका ही क्वाथ बना सकते, उसका ही हीम बना सकते, उसका ही घन बनाते। एक ही दवाई के हम अलग अलग फॉर्मुलेशंस करते, और इसी फॉर्मुलेशंस करने की जो प्रोसेस है एक ही औषधि द्रव्य से, उसे हम कल्पना निर्माण बोलते। तो आज हम इस वीडियो में कल्पना निर्माण इस टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो कल्पना क्या होती है? किसी भी औषध को और किसी भी द्रव्य को जो है उसको हम उपयोगी रूप देते, जिससे कि हमारे शरीर में अच्छी कंडीशंस आए, जैसे कि रोग होगा तो वो रोग को ठीक किया जाए या फिर स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, ऐसा उपयोगी रूप बनाते उसे औषधि द्रव्य का, और इसी प्रोसेस को बोलते कल्पना निर्माण। तो हमें इस अपने सिलेबस में जो कल्पना निर्माण है इस टॉपिक में देखना है कि ये कल्पना निर्माण जो है उसमें कल्पना कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की देखिए, प्राथमिक और मौलिक कल्पनाएं बोलते, और दूसरी जो होती है द्वितीयक और व्युत्पन्न कल्पनाएं। जैसे कि प्राथमिक का मतलब क्या होता है? बेसिक प्राइमरी, एकदम प्राइमरी, जो कि हम नेचर से डायरेक्टली, जो कि नेचर में जो भी वनस्पति होते हैं, खनिज होते हैं, और जो भी नेचुरल चीज़ें होती है उनसे हम जो लेते हैं उसको बोलते हैं प्राथमिक और मौलिक कल्पनाएं। कल्पना मतलब क्या? उस द्रव्य के ऊपर हमने उपयोगी रूप बनाया है, उसके ऊपर प्रोसेस करके तभी इसको बोला है कल्पना। उस औषधि द्रव्य को, कोई भी औषधि द्रव्य, जैसे कि हमें शतावरी जो है उसके रूट्स निकाले, हम उस रूट्स का डायरेक्टली सेवन नहीं कर सकते, उस रूट से हम क्वाथ बनाएंगे, और ये क्वाथ जो होगी वो होगी अपनी कल्पना। ऐसे डायरेक्टली रूट्स का हम सेवन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक उपयोगी रूप बनाए जो कि हम सेवन कर सकते, उसका क्वाथ, और इस क्वाथ जो होगा वो प्राइमरी होगा, और इस क्वाथ से हम घी बनाए अगर शतावरी का, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी में। तो ऐसे हम देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक व्युत्पन्न कल्पनाएं। कल्पना निर्माण में 2, सबसे पहले प्राथमिक मतलब बेसिक, एकदम बेसिक, जो कि हमें नेचर से मिलती है, प्राइमरी डोसेज फॉर्म। तो और वो कितने होते हैं वो अलग अलग आचार्यों ने उसका अलग अलग नंबर दिखाया है। चरक और अष्टांग हृदय के अनुसार वो 5 होती है प्राथमिक मौलिक कल्पनाएं। 5 कौन कौन सी? स्वरस, कल्प, क्वाथ, हीम और फांट। इसका हमें अलग अलग का, प्रत्येक का हमें डिटेल में देखना है आगे। फिर है सुश्रुत ने क्या बोला? 6 कल्पना है प्राथमिक, 6 प्राथमिक कल्पना है। वो कौन सी? 5A, स्वरस, कल्प, क्वाथ, हीम, फांट, प्लस उसने एक क्षीर कल्पना बोली। क्षीर मतलब क्या? दूध जो होता वो मिल्क टॉनिक जैसे बनाते वैसे ही उसका होता, वो सुश्रुत ने बोला। और एक कल्पना जो है क्षीर कल्पना। उसके बाद काश्यप आए। काश्यप ने कितने बोले? 7। उन्होंने कौन से ऐड की? देखो 5 तो ये बोले, स्वरस, कल्प, क्वाथ, हीम, फांट, ये तीनों ने ही एक्सेप्ट की है 5। प्लस काश्यप ने क्या बोला? चूर्ण कल्पना भी होती, और दूसरी जो है अभिशव कल्पना। अभिशव का मतलब मध्य कल्पना किसने बताई है? काश्यप ने। तो ये हो गया प्राथमिक और मौलिक कल्पनाएं के बारे में। दूसरी होती है द्वितीयक और व्युत्पन्न कल्पनाएं। द्वितीयक और व्युत्पन्न कल्पनाएं किससे बनती है? इस प्राइमरी कल्पनाएं, प्राइमरी मतलब प्राथमिक मौलिक कल्पनाएं जो है उनसे हम जो बनाते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं इनके, उसको ही हम बोलते हैं द्वितीयक और व्युत्पन्न कल्पनाएं। जैसे कि चूर्ण कल्पना किससे बनाते हैं? ये जो कल्प है, कल्प, हम उससे चूर्ण कल्पना बनाते। और दूसरी जो है प्रमथ्या कल्पना और पानीय कल्पना, ये दोनों बनाते हम क्वाथ से। पहले क्वाथ बनाते और उस क्वाथ से प्रमथ्या और पानीय कल्पना बनाते। ये हो गया प्राथमिक और द्वितीयक कल्पनाएं के बारे में।
सबसे पहले हम देखेंगे स्वरस कल्पना के बारे में। स्वरस क्या होता है? स्व मतलब खुद का, रस एखादा द्रव्य है उसका खुद का जो रस होता है, उस द्रव्य को हम निचोड़ के, उसको कूट पीस के, उसको निचोड़ के जो रस हमको मिलेगा उसको बोलते हैं स्वरस। जैसे कि हम डेली पीते, देखो गन्ने का या हो नींबू का रस जो निकालते ना, गन्ने को क्या करते हम यंत्र में डालते, वो गन्ने की मशीन होती ना वो डाल जूस की, तो उसमें डाल के और उसके जो जूस आता तो वो गन्ने का खुद का जूस होता, उसको गन्ने का स्वरस होता। और नींबू को निचोड़ के नींबू का शरबत जब बनाते तो हम नींबू को निचोड़ते और वो जो रस आता वो नींबू का खुद का रस होता, उसको ही स्वरस बोलते ऐसे। लेकिन हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ आयुर्वेदिक जो भी वनस्पति है उनका जो रस निकालते उसको देखते स्वरस बोलते। आयुर्वेदिक का निकालेंगे हम, आयुर्वेदिक जो भी औषधियाँ है वो इनका। देखो स्वरस का जो पर्याय है उसको हमको क्या बोलते हैं? रस और निर्यास। और स्वरस की जो परिभाषा है वो देखेंगे चरक सूत्र स्थान के हिसाब से, वो जो चक्रपाणी टीका है चरक सूत्र स्थान की उसके हिसाब से, और शारंगधर भाव प्रकाश के हिसाब से। पहले हम देखेंगे चरक सूत्र स्थान के हिसाब से। क्या बोलते हैं? यंत्र निष्पीड़ितात् द्रव्यात् रसः स्वरस उच्यते। यंत्र निष्पीड़ितात् मतलब यंत्र की सहायता से, निष्पीड़ितात् निचोड़ के जो द्रव्य का हम रस निकालते उस रस को बोलते हम स्वरस। यहाँ क्या दिया है? देखो यंत्र की सहायता से निचोड़ कर जो निकालते उसको बोला है स्वरस। किसने? चरक सूत्र स्थान ने। और शारंगधर भाव प्रकाश ने क्या बोला है? वस्त्र निष्पीड़ितो। यहाँ क्या? वस्त्र की सहायता से हमने जो कूट पीस के जो रस निकाला है उसको वस्त्र से हम निचोड़ लेंगे फिर से, और वस्त्र से निचोड़ने के बाद जो रस हमको मिलेगा उसको स्वरस बोला है। किसने? शारंगधर भाव प्रकाश ने। दोनों में डिफरेंस देखो, यंत्र बोला है किसने? चरक ने, और वस्त्र किसने बोला है? शारंगधर भाव प्रकाश में। एमसीक्यू में अलग अलग देखो क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यंत्र और वस्त्र किसने बोला है वो। फिर देखो चक्रपाणी टीका के बारे में क्या बोला है? चक्रपाणी टीका ने यो रसः स्वरसः प्रोक्त। इसने क्या सिंपली बोला है कि जिसका भी द्रव्य का भी हम रस निकालते उस रस को हम स्वरस बोलते। जिस भी द्रव्य का हम रस निकालेंगे उस रस को हम स्वरस बोलेंगे। ये दिया है चक्रपाणी टीका के अंदर। और ये जो स्वरस है हम 3 टाइप के द्रव्य को निकालते। ये देखो पहले तो निकालेंगे जो हरे ताजे गीले आदि द्रव्य है उनको निचोड़ को मिलने वाला जो है वो है हम सामान्यतः निकालते, और जो शुष्क द्रव्य होते, जो सूखे होते हैं द्रव्य, उनका निकालते अनुकल्प विधि से। और तीसरे ऐसे द्रव्य है जो कि हरे ताजे हैं लेकिन उनका हम आसानी से कूट पीस कर स्वरस नहीं निकाल सकते, तो उनके लिए हमें पुटपाक विधि करना पड़ता। देखो सामान्यतः जो भी हरे ताजे गीले द्रव्य होते हैं उनको निचोड़ के मिलने वाला जो होता है वो स्वरस होता है। उसको जो मात्रा होती है 2 तोला। 2 तोला का मतलब अर्धपल यानी आधा पल ही वो होती है स्वरस सामान्यतः की मात्रा। लेकिन जो हम अनुकल्प विधि से निकालते वो किसका निकालते? अनुकल्प विधि से शुष्क द्रव्य, सूखे द्रव्य होते। क्यों करने पड़ते शुष्क द्रव्य? जैसे कि देखो ब्राह्मी है, इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वो हर सीजन में नहीं मिलता। जिस सीजन में हमको ब्राह्मी मिल गया तो उसको हम सुखा के प्रिजर्व करते, और प्रिजर्व करने के बाद हमें जब चाहिए तब उसका हम स्वरस निकाल सकते। कैसे? देखो इसकी विधि देखो, सूखा और शुष्क द्रव्य लेंगे, उसको हम क्या करेंगे? कूटेंगे, पीसेंगे। उसके बाद कूटने के पीसने के बाद उसका यव चूर्ण, वो जो पीठ के जैसा होता उसका चूर्ण बनाता। फिर उस चूर्ण को बनाने के बाद उस चूर्ण को हम अहोरात्र पानी में भिगाएंगे। अहोरात्र पानी में भिगाना है। वो पानी में जो भिगाना है उसका जो रेशो होना वो कितना होना? देखो द्रव्य और जल का रेशो चरक ने अलग बताया है और शारंगधर ने अलग बताया है। चरक ने क्या बनाया है? द्रव्य और जल इन दोनों को 1:1 रेशो में होना चाहिए। लेकिन शारंगधर ने क्या बताया है? द्रव्य और जल इन दोनों का रेशो 1:2 होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी आ सकता है और आपको बनाने कितने टाइम भी इम्पोर्टेंट है। फिर जो हम अहोरात्र भिगा के रखे हैं उसको सुबह क्या करना? उसको अच्छे से मसल देना। उस जो अवयव चूर्ण है उसको हम पानी में भिगा के रखे थे, लेकिन जब सुबह होगी तो उसको अच्छे से मसल देने के बाद, हाथ से भी मसल सकते हैं, फिर उसको बाद उसको कपड़े से छान लेना, उसको अच्छे से निचोड़ लेना। फिर निचोड़ने के बाद जो भी द्रव्य बचेगा उसको हम उस द्रव्य का स्वरस बोलेंगे, और उस स्वरस की मात्रा जो होगी वो होगी 4 तोला। 4 तोला मतलब 1 पल होता। ये हाँ हो गया
अनुकल्प विधि से, जो कि शुष्क द्रव्य के लिए यूज करते हैं। अब तीसरी है पुटपाक विधि से स्वरस निकालना और अग्निसिद्ध स्वरस। पुटपाक, इसका मतलब क्या होता है? पुट मतलब क्या? पोटली बनाते हम इसमें अंदर, पोटली मतलब ऐसा गोला जो होता है ना वो। और जो पाक है, पाक मतलब क्या होता है? अग्नि से हम उसका पाक बनाते हैं, अग्नि के द्वारा उसका संस्कार करते हैं। वो संस्कार करने के बाद जो पाक बनता है उसको बनते पाक, पुटपाक विधि। और अग्निसिद्ध स्वरस ही बोलते क्योंकि अग्नि के सहायता से हम उसका पाक बनाते। ये किसके लिए यूज़ करते? जो भी ताजे द्रव्य है, हरे द्रव्य है, लेकिन उसका आसानी से स्वरस नहीं निकलता, तो उनके लिए हम अग्नि का यूज़ कर सकते। तो ऐसे कौन से द्रव्य है? इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, नींबू होता, नींब, बिल्व, वासा और कंटकारी, उसका पत्र जो होता, नींबू का, नीम का, बिल्व, वासा, कंटकारी का जो पत्र होता, उसके जो पत्ते होते उनका। देखो, इसका विधि क्या है? पुटपाक विधि। जो भी द्रव्य है इनमें से किसी भी द्रव्य का जिसका हमें स्वरस बनाना है तो उनका पत्र लेना और उसके बाद उसका कल्क बनाना। कल्क का क्या मतलब क्या होता है? उसकी पेस्ट और चटनी बनाना। उसकी चटनी बनाने के बाद उसको जो है उस चटनी को ऐसा उसका चटनी का गोल बनाना और उसको बरगद मतलब वटपत्र, वड का जो झाड़ होता बरगद का, और गंभारी पत्र, उसको उस गोले को उस पत्र से लपेटना, बरगद के पत्ते से या फिर गंभारी के पत्रे से उसको लपेटना। फिर उस जो लपेटने के बाद ये जो आपका गोला है उस द्रव्य का, पेस्ट का, उसके बाद हम इसके ऊपर क्या बनाए? बरगद और वटपत्र और गंभारी पत्र ये डाले। पहले है द्रव्य का, उसके बाद गंभारी का। और इस गोले पर अब हम क्या डालेंगे? 1 अंगुल मोटा आटे का लेप लगाएंगे इसके ऊपर, 1 अंगुल मोटा आटे का लेप। उसके बाद उसको सुखाएंगे। सुखाने के बाद उसको 2 अंगुल मोटा चिकनी मिट्टी का लेप लगाएंगे उसके ऊपर। फिर उसको भी सुखाएंगे और सुखाने के बाद हम उसको अग्नि में डालेंगे रक्त तप्त होने तक। रक्त तप्त मतलब रेड हॉट होने तक। और रेड हॉट जब होगा तब हम उसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। और वो जब ठंडा होगा तब हम उसको वस्त्र से छान लेंगे। और वस्त्र से छान लेंगे के बाद उसका जो रस निकलेगा उसको ही हम बोलेंगे स्वरस। और इसकी जो मात्रा होती वो होती 4 तोला। 4 तोला का मतलब अभी देखा 1 पल होता। और ये भी जो भी हमने स्वरस निकालेंगे वो टेस्ट में बहुत से जो होते वो कड़वे ही लगते, तो हम उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए और उसकी जो पोटेंसी है उसको बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते प्रक्षेप द्रव्य। प्रक्षेप द्रव्य के इसमें क्या क्या यूज़ सकते हैं हम? जीरे, लवण मतलब नमक, गुड़, क्षार, मधु, घृत, तेल, ये सब हम प्रक्षेप द्रव्य के जैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो प्रक्षेप द्रव्य है यूज़ कर रहे उसकी जो मात्रा होनी वो कितनी होनी चाहिए? 1 कोल मतलब आधा तोला ही सिर्फ लेने हैं प्रक्षेप द्रव्य। और रोगानुसार स्वरस के उदाहरण देखेंगे। अगर छर्दी और वमन हो गया, छर्दी और वमन, इसमें कौन सा स्वरस देंगे? बीजपुर आदि। बीजपुर किसको कहते हैं? नींबू को। नींबू का स्वरस देंगे किसमें? छर्दी और वमन में। दूसरा व्याधि है कामला मतलब जॉन्डिस में किसका देते? त्रिफल आदि स्वरस। त्रिफला का जो स्वरस है वो किस व्याधि में देते? कामला यानी कि जॉन्डिस। तीसरा है आमवात को बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यानी कि आमवात में कौन सा स्वरस देंगे? शुंठी पुटपाक स्वरस। शुंठी पुटपाक किसमें? आमवात में। चौथा है रक्तपित्त का मतलब बॉडी के किसी भी जगह से खून निकलना, बॉडी के जो भी जैसे कि नाक से खून निकलना ऐसे, तो उसमें हम क्या कर सकते? वासा पुटपाक स्वरस एक तो दे सकते, नहीं तो दूसरा दूर्वा स्वरस। जैसे कि देखो नाक से खून निकल रहा तो हम दूर्वा का स्वरस बनाएंगे और नाक में डालेंगे तो वो ब्लड आना कम हो जाएगा। ये है रोगानुसार स्वरस के उदाहरण। ये सब हो गया स्वरस के बारे में। स्वरस के बाद अब नेक्स्ट है कल्पना। कल्क का मतलब क्या होता है? चटनी और पेस्ट। किसी भी चीज़ की, किसी भी औषधि द्रव्य की अगर हम चटनी बना रहे होंगे और पेस्ट बना रहे होंगे तो हम उसी को बोलते कल्क। जैसे कि देखो कल्क का जो पर्याय है उसको हम आवाप और प्रक्षेप बोलते। इसको याद कैसे रखेंगे? तो कल्क, आपका कल्क, आपका कल, आपकी चटनी, ऐसे आप आवाप और प्रक्षेप।
कल्क। इसकी परिभाषा देखो क्या है, यह पिंडो रसपिष्टानाम कल्कः सपरिकीर्तितः। मतलब हम किसी भी द्रव्य जो होगा उस द्रव्य को हम कूट के पीस के जो चटनी बनाते उसको हम कल्क बोलते। जैसे कि देखो, अगर द्रव्य अगर आर्द्र हुआ, रसयुक्त हुआ, मतलब हमने ताज़ा एकदम फ्रेश द्रव्य लिया है, कोई भी वनस्पति एकदम ताज़ी और फ्रेश लिए, उसका हम हाथ से भी पीस के निकाल सकते कल्क। हाथ से, यंत्र से, सिलबट्टे से उसको कूट के पीस के हम जो चटनी बनाते उसको कल्क बोल दे। लेकिन अगर वो द्रव्य आर्द्र रसयुक्त न होकर अगर वो सूखा हुआ तो हमको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी और किसी द्रव पदार्थ की। उसमें हम और कोई द्रव पदार्थ, पानी, दूध या मिलाकर उसको उस द्रव्य के साथ पीसेंगे और उससे जो चटनी बनेगी उसको हम कल्क बोलेंगे। एक कल्क की मात्रा कितनी होती है? 1 कर्ष और 1 तोला। देखो, उसमें प्रक्षेप द्रव्य कौन कौन से यूज़ कर सकते, उसकी जो प्रक्षेप द्रव्य है उनकी मात्रा भी यहाँ पर दी है। अगर प्रक्षेप द्रव्य हम शर्करा लेते और गुड़ लेते, शर्करा ले और गुड़ ले, दोनों में से कौन सा भी लोगे तो उसको हम जो द्रव्य का, जिस द्रव्य का हम कल्क बना रहे हैं, जिस द्रव्य का कल्क बना रहे हैं उसके जैसा ही उसकी जितनी मात्रा होगी उतना ही हमको शर्करा डालना पड़ेगा। और अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना ही हमको गुड़ डालना पड़ेगा, दोनों में से एक। अगर हम मधु, घृत, तेल इनमें से कोई यूज़ कर रहे होंगे तो हमको 2 गुना, जितना हम कल्क के लिए जो द्रव्य ले रहे उससे 2 गुना हम इनमें से कोई भी एक डाल सकते। लेकिन अगर और कोई द्रव्य ले रहे तो वो 4 गुना डालना पड़ेगा। देखो, अब इसके कल्क के उदाहरण देखेंगे। कल्क के उदाहरण क्या क्या है? देखो, सबसे पहला है निम्ब कल्क। निम्ब कल्क का यूज़ कहाँ होता है? व्रण शोधन रोपण में। दूसरा है महानिम्ब कल्क, वो होता है गृध्रशी वात में, गृध्रशी वात को ही शाइटिका बोलते। तीसरा है अपामार्ग कल्क, वो यूज़ होता है रक्तार्श, रक्तार्श मतलब ब्लीडिंग पाइल्स जो होता एनोरेक्टल रीजन में, वहाँ पर अपामार्ग कल्क यूज़ होता। चौथा है विष्णुक्रांता कल्क। विष्णुक्रांता कल्क जो है परिणामशूल, परिणामशूल मतलब डिओडेनल अल्सर्स, उसमें यूज़ होता है विष्णुक्रांता कल्क। उसके बाद है रसोन कल्क। रसोन कल्क जो है वो वातनाशक जो होता, रसोन का मतलब ही लहसुन होता, लहसुन जो है वातनाशक है, तो वो वात रोगों में यूज़ होता रसोन कल्क। हमने देखा होगा जो जिनको जॉइंट पेन होता तो उनके लिए क्या करते, जो फ्राइड लहसुन है उसकी पेस्ट सरसों के तेल में और तिल के तेल में इनको मिक्स करके उसकी मालिश करते तो जॉइंट पेन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए लहसुन जो होता है वो वातनाशक होता है, इसलिए लहसुन का जो कल्क है वो वात रोग में यूज़ करते। ये सब हो गया कल्क के बारे में। अब देखते हैं क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना को ही पर्याय क्या है? श्रुत बोलते। क्वाथ को ही श्रुत बोलते, कषाय, निरूह। क्वाथ का मतलब क्या होता है? डिकॉक्शन। इसकी परिभाषा देखो, क्वाथ की क्या है? वन्हौ तु क्वथितम द्रव्यम श्रुतम आहुः चिकित्सिकम। मतलब क्या, कोई भी शुष्क और आर्द्र द्रव्य हो तो उसका हम यवकूट, मतलब उसको बारीक बारीक पीस के उसका कूट बनाएंगे और उसमें हम जल मिक्स करेंगे, जल ऐड कर देंगे और उस जल को उबालकर उसको छानेंगे तो उससे जो द्रवकल्प बनेगा तो उसको बोलेंगे हम क्वाथ। और वो जल जो ऐड कर रहे हैं उसका जो प्रमाण है वो सामान्यतः हम 1:8 रेशियो में लेते। जो भी द्रव्य ले रहे वो 1 और जो उस द्रव्य के 8 गुना ज़्यादा हम जल डालते। ये है सामान्य मात्रा। देखो, क्वाथ निर्माण में वो जो जल यूज़ करे उसका प्रमाण क्या होता? सामान्यतः 1:8 रेशियो होता। जो द्रव्य ले रहे वो 1 और उसका 8 गुना हम जल डालते और उसको उबालते। उबालने के बाद कब तक वो उबालना? जब तक जो हमारा द्रवकल्प जो हो रहा है वो 1/8 ना बच जाए। इसको 1/8 बचाना है और जो 1/8 बचेगा वो द्रवकल्प, उसको ही हम क्वाथ बोलेंगे। लेकिन अगर द्रव्य की कठिनता के आधार पर देखें, अगर मृदु द्रव्य होगा तो हमें 4 गुना जल लेना पड़ेगा और अगर हम जो द्रव्य ले रहे हैं वो अगर मध्यम द्रव्य होगा तो 8 गुना, जैसे कि सामान्यतः होता वैसे।
अगर कठिन द्रव्य होगा तो 16 गुना जल लेना, 16 गुना जल लेना पड़ेगा। ये होगा द्रव्य की कठिनता के आधार पर। अब देखेंगे द्रव्य की मात्रा के अनुसार जल का प्रमाण कैसे लेंगे, ये जो जल ऐड कर रहे हैं उसका। अगर द्रव्य जो है वो कर्ष से पल तक किसी भी मात्रा का होगा तो हमको 16 गुना जल लेना पड़ेगा। अगर जो द्रव्य है वो पल से कुड़व तक होगा तो 8 गुना जल, और जल अगर कुड़व से खारी तक है तो हमें 4 गुना जल लेना पड़ेगा। ये हो गया जल के मात्रा के बारे में। अब देखेंगे क्वाथ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। क्वाथ की मात्रा जो है वो 2 पल मतलब 8 तोला होनी चाहिए। और क्वाथ सेवन का समय कब होना चाहिए, ये देखो, आहार रस पाके मतलब भोजन के पाचन के पश्चात। इधर क्या लिखा है, भोजन के पाचन के पश्चात। भोजन के पश्चात नहीं बोला, जब हम भोजन करेंगे उसका अच्छे से पचन हो जाए, पाचन हो जाए, उसके पश्चात हमको ये लेना है क्वाथ। अगर हम डायरेक्टली भोजन के पश्चात लेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे बॉडी पे, लेकिन हमको भोजन के पाचन के पश्चात ही लेना है। एक क्वाथ लेने के लिए विशेष सावधानी है, क्या क्या है देखो। क्वाथ बनाते समय जो पात्र हम यूज़ करते हैं उसको हमें ढकना नहीं चाहिए। अगर हम क्वाथ ढक के बनाएंगे तो उसका जो क्वाथ बनेगा वो दुर्जर और गुरु होगा, तो पचने में उसको कठिनाई आएगी। दूसरी जी सावधानी है वो है, क्वाथ ठंडा अगर हो जाएगा तो उसको पुनः गर्म करके नहीं पीना चाहिए। अगर हमने वैसे पुनः गर्म करके पिया तो विष के जैसा होगा, इसलिए हमको क्वाथ जो है फ्रेश बना के पीना चाहिए, वो ना कि पुनः गर्म करके नहीं यूज़ करना चाहिए। ये सब हो गया क्वाथ के बारे में। अगर क्वाथ के एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारे हैं। देखो गुड़ची क्वाथ जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत चल रहा था, है ज्वर को कम करता, जो फीवर वगैरह आता है ना उसको कम करता गुड़ची क्वाथ। दूसरा है महारासनादि क्वाथ जो कि वात व्याधि में होता है। रासना जो है वात हराना, रासना वात को नाश करते हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वाथ होते हैं, शतावरी क्वाथ, ऐसा बहुत सारे होते हैं। ये सब हो गया क्वाथ के बारे में। अब देखते हैं हिम कल्पना के बारे में। हिम कल्पना को ही हम पर्याय में बोलते हैं शीत कल्पना, उसको ही कोल्ड इन्फ्यूजन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो क्या है, द्रव्यादापोत्थितात्तोये प्रतप्ते निशि संस्थितात् कषायो यो अभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः। इसका मतलब देखो, द्रव्यादापोत्थितात्तोये मतलब जो भी हम द्रव्य ले रहे हैं उसका एक भाग द्रव्य लेना, वो जो है उसको यवकूट, उसका चूर्ण बनाना, उसको कूट पीस के हम बारीक बारीक उसके पार्टिकल्स बनाएंगे, उसको बारीक बारीक चूर्ण के जैसा बनाएंगे, और उसको उसके 6 गुना वो जो हम द्रव्य ले रहे हैं उसको कूट पीस के जो हम उसका वो जो यवकूट बना रहे, चूर्ण बना रहे, उसको 6 गुना हम जल ले रहे। और वो जल कैसा होना चाहिए, शीतल, बहुत ठंडा जल होना चाहिए। उसको ठंडे जल में मिलाएंगे, उस यवकूट को हम ठंडे जल में मिलाएंगे। और क्या है, प्रतप्ते निशि। प्रतप्ते निशि मतलब क्या, पूरी रात उसको रखना है। संस्थितात् मतलब उसको रखना है। कषायो यो अभिनिर्याति स शीतः समुदाहृतः मतलब क्या, हम जो यवकूट बनाकर 6 भाग जल में रख रहे हैं, शीतल जल में, उसको हम पूरी रात रखेंगे। और किस में रखना है, मिट्टी के पात्र में। जहाँ भी हमें पात्र का कोई कुछ दिया नहीं हो तो हम कंसिडर कर लेंगे कि वहाँ पर मिट्टी का पात्र में रखना है। ये अनुक्त रहता, जहाँ पर भी पात्र नहीं दिया होता तो हम मिट्टी का पात्र कंसिडर करते, उसमें हमको पूरी रात रखना है। पूरी रात मतलब 12 घंटे। और सुबह क्या करना, सुबह उसको हम मंथन करेंगे, अच्छे से हाथ से उसको मंथन करेंगे। और मंथन करने के बाद उसको हम छान लेंगे। छान लेने के बाद उसका जो कल्प बनेगा, उस कल्प को हम बनेंगे शीत और हिम। ये हो गया हिम कल्पना के बारे में। और वो जो हिम की मात्रा होंगी वो कितनी होनी चाहिए, हिम मात्रा जो सेवन कर सकते हो, सेवन मात्रा कितनी होती, 2 पल। 2 पल का मतलब 8 तोला, 8 तोला होनी चाहिए। और जो यादव जी है उनके अनुसार कितनी होनी चाहिए हिम की सेवन मात्रा, वो जो होती है 1 पल। 1 पल का मतलब ही होता है 4 तोला। वो जो हम द्रव्य और ये ले रहे, देखो जल, उनका जो रेशो होना चाहिए, देखा अभी हम अगर 1 भाग द्रव्य ले रहे तो उसका 6 गुना हमको शीतल जल लेना है। यही है रेशो, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखो। उसके बाद हम जो प्रक्षेप द्रव्य लेंगे वो क्वाथ के समान ही है यहाँ पर भी।
क्वाथ बनाते टाइम हमने देखा था ना प्रक्षेप द्रव्य कैसे लेने चाहिए, वैसे ही यहाँ पर सेम है। लेकिन देखो यहाँ पर शर्करा और मधु, अगर वातज व्याधि है, वातज रोग है, उसमें हमें शर्करा 1/4 लेना चाहिए। और जो मधु है, अगर वातज व्याधि होगा तो मधु कितना लेना चाहिए, 1/16। अगर पित्तज व्याधि है, पित्तज व्याधि में शर्करा 1/8, मधु भी 1/8 लेना चाहिए। और जो अगर कफज व्याधि है वहाँ पर शर्करा 1/16 और मधु 1/4 लेना चाहिए। सेम है कहाँ से, क्वाथ के समान। अगर देखो, अगर हम प्रक्षेप द्रव्य के नाम पे अगर जीरा, गुगुल, क्षार, लवण, इनमें से कोई अगर सॉलिड यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस, तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 शान, मतलब 1/4 तोला। और अगर हम लिक्विड सब्सटेंसेस जैसे क्षीर, गुड़, घी, तेल, मूत्र ले रहे तो 1 तोला होना चाहिए। देखो एक क्षीर, गुड़, ये सब लिक्विड है, लिक्विड का कितना लेना चाहिए, 1 तोला। अगर सॉलिड वाले आए जीरा, गुगुल, क्षार, लवण, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 मतलब 1/4 तोला। ये हो गया हीम के बारे में। अगर है ये हीम है, हीम के एग्जाम्पल देखेंगे हम। अगर गुड़ुचि और अमृता हीम जो है, गुड़ुचि हीम को ही अमृता हीम बोलते हैं, जो कि जीर्ण ज्वर में यूज होता है। दूसरा है वासा हीम, वासा हीम रक्तज विकार, पित्तज विकार में यूज करते। और है धान्यक हीम, धान्यक का मतलब धनिया जो होता उसका हीम, जो कि अंतर्दाह, जो जलन कम करने में हेल्प करता, तृष्णा मतलब प्यास, और श्रोतो विशोधन इनमें हेल्प करता, वो जो है धान्यक हीम। ये सब हुआ हीम के बारे में। अब नेक्स्ट है फांट कल्पना। फांट कल्पना का पर्यायी नाम देखो क्या है, चूर्ण द्रव और मृदित। क्यों, क्योंकि उसको मसल कर बनाते हैं इसलिए। इसकी परिभाषा देखो क्या है, शून्य द्रवपले सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपेत मृतपात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु स्रावयेत् पटात् तस्य चूर्णद्रवः फाण्टस्तन्मानं द्विपलोन्मितं सीता मधु गुड़ आदिश्च क्वाथवत् तत्र निक्षिपेत। ये दिया है शारंगधर मध्यम खंड के 3 चैप्टर के 2 श्लोक में। तो देखो इस परिभाषा का अर्थ क्या होता है, इस परिभाषा में ही हमको फांट बनाने की विधि बताई गई है। क्या लेना है, शून्य द्रव्य पले, हमें जो भी द्रव्य लेना है वो कितना लेना है, 1 पल द्रव्य पले, 1 पल, 1 पल मतलब कितना तोला, 4 तोला। फिर और क्या लेना है, सम्यक जलम उष्णम, थोड़ा सा जल, उष्ण जल लेना है। फिर मृत पात्रे, मृत पात्रे मतलब ये जो हम पात्र ले रहे हैं वो मिट्टी का होना चाहिए। फिर कुडोन्मानम, कुडोन्मानम इसमें जो जल ले रहे हैं कितना होना चाहिए, 1 कुडो, 1 कुडो मतलब कितना, 4 पल, 4 पल मतलब 16 तोला, इतना होना चाहिए जल। और इसको हमें क्या रखना है, स्रावित पटात, मतलब इसको हमें आग के ऊपर रख देना है और इसको बॉईल कर देना है इस जल को। और जब ये जल बॉईल हो जाएगा फिर उसमें हमें ये जो द्रव्य डालना है, हमको डालना है 1 पल और 4 तोला ये द्रव्य डालना है इसके अंदर। फिर देखो क्या, तस्य चूर्ण द्रवः फाण्टस्तमानं द्विपलोन्मितम्। फिर उसको जब ये हम द्रव्य डालेंगे, द्रव्य डालने के बाद हम उसको, उस पात्र को चूल्हे से नीचे उतार देंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। और ठंडा करने के बाद उसको हाथ से मसल के वस्त्र से छान लेंगे तो हमको एक फांट मिलेगा और उसी को ही हम बोलेंगे चूर्ण द्रव। चूर्ण द्रव वही फांट होगा। और जो हमें फांट मिलेगा उसकी मात्रा कितनी होगी, 2 पल, 2 पल का हमें इससे फांट मिलेगा। फिर क्या दिया है देखो, सीता मधु गुड़ आदिश्च क्वाथवत् तत्र निक्षिपेत। जब ये फांट बन जाएगा, फांट बनने के बाद हम उसमें मधु गुड़ ये सब डाल सकते। हमें पहले ही नहीं डालना, जब बॉईल हो जाएगा तब नहीं डालना। हमें कब डालना है, ये जब फांट पूरा बन जाए तब हम उसमें मध गुड़ डाल सकते हैं, शक्कर ये सब डाल सकते हैं। और ये जो प्रक्षेप द्रव्य बोलते हैं इसको, और ये जो है ना क्वाथ के समान ही है। क्वाथ में हम जैसे डालते थे, अभी बताया था क्वाथ में डालते ना, वैसे ही डालने हैं। जो प्रक्षेप द्रव्य है वो क्वाथ के समान है। अब देखें फांट के एग्जाम्पल। फांट का बेस्ट एग्जाम्पल है सुदर्शन फांट। लेकिन उस सुदर्शन फांट में सुदर्शन कितनी मात्रा में होता, 0% में होता। और इसका मुख्य घटक द्रव्य क्या है, चिरायता। चिरायता को
तिक्त भी बोलते, और ये तिक्त होता है इसलिए इसका उपयोग ज्वर में भी करते, ज्वर में उपयोगी होता है ये सुदर्शन फांट। ये सब हुआ फांट के बारे में। फांट बनाने की विधि याद रखो क्या होता, हमें एक मिट्टी का पात्र लेना है और उस मिट्टी के पात्र में हमें 16 तोला मतलब 4 पल जल डालना है और उसको आग के नीचे बॉईल होने के लिए रखना है। जब ये जल बॉईल हो जाएगा तब हमें उसमें एक पल यानी कि 4 तोला द्रव्य डालना है। और 4 तोला हम जब भी द्रव डालेंगे तब उसके बाद हमको उस पात्रों को झट से नीचे उतार देना है चूल्हे से और ठंडा करना है। जब ठंडा हो जाएगा तब उसको हाथ से मसलना है और वस्त्र से छानना है, और जो हमें द्रव्य मिलेगा उसको ही हम फांड बोलेंगे। और जब ये फांड बन जाएगा उसके बाद हम इसमें प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे, जैसे कि शक्कर हो गया, गुड़, मध, जो भी हमें डालना है वो हमें ये बनने के बाद डालना है प्रक्षेप द्रव्य। पहले से ही शक्कर मध नहीं डालना है यहाँ कहीं पे भी, ठीक है। ये सब हो गया फांड के बारे में। अब तक हो गया प्राथमिक कल्पनाओं के बारे में। अब देखते हैं सेकेंडरी डोसेज फॉर्म यानी कि उपकल्पनाएं, व्युत्पत्त कल्पनाएं के बारे में, जो कि हम प्राइमरी डोसेज फॉर्म यानी कि प्राथमिक कल्पनाओं का यूज़ करके बनाते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं व्युत्पत्त कल्पनाएं और द्वितीयक कल्पनाएं। तो क्या क्या होती है देखो। चूर्ण कल्पना, सबसे पहले चूर्ण कल्पना के पर्याय क्या है, रज, शौद्र, शुष्क कल्क भी बोलते। देखो शुष्क कल्क बोले तो ये सेकेंडरी डोसेज फॉर्म है, लेकिन सिर्फ कल्क ये प्राथमिक कल्पना है। और कल्क का ही डेरिवेटिव जो है ये है शुष्क कल्क। कल्क को ही सुखाने के बाद उसको जो मिलता है वो शुष्क कल्क है, लेकिन वो कल्क से ही बनता है, इसीलिए जो शुष्क कल्क है वो सेकेंडरी डोसेज फॉर्म है, व्युत्पत्त कल्पना है। लेकिन जो कल्क है वो प्राइमरी डोसेज फॉर्म यानी कि प्राथमिक कल्पना है। तो देखो कल्क ये जो प्राइमरी कल्पना है, प्राथमिक कल्पना है, उसको हम सुखाएंगे तो क्या बनेगा, चूर्ण, जो कि सेकेंडरी है, कल्क प्राइमरी। तो देखो इसकी परिभाषा का हमें श्लोक से ज़्यादा इसका जो मीनिंग है वो याद रखना है। क्या होता है देखो कैसे बनाते हैं। अत्यंत शुष्क द्रव्य, कोई भी शुष्क द्रव्य लो, अत्यंत बहुत ज़्यादा शुष्क होना चाहिए। उसको क्या करना है, शिला पर पीस सकते या फिर इमाम दस्ते में कूट सकते या फिर डिसइंटीग्रेटर मशीन से भी पीस सकते, और कैसा भी करो, लेकिन उसके हमें फाइन पार्टिकल्स चाहिए, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स चाहिए। और उस पार्टिकल्स को हम कपड़े से छान लेंगे और उसका चूर्ण बनाएंगे। उसको कपड़े से छानने, उस चूर्ण को कपड़े से छान लेंगे और उसका चूर्ण बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, उसको शीशे के पात्र में रखकर उसका ढक्कन बंद कर देंगे। वही होगा चूर्ण। चूर्ण का मतलब ही क्या होता है, हमको फाइन पार्टिकल्स बनाने हैं। किसी भी चीज़ के हम छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स बनाएंगे तो हो गया उसका चूर्ण। और उसको प्रोसेस के लिए हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमें फाइनली क्या चाहिए, फाइन पार्टिकल्स। तो देखो इसकी चूर्ण की हमें मात्रा कितनी होती, 1 तोला। उसमें प्रक्षेप द्रव्य क्या क्या ऐड कर सकते हो, जो कल्क में हमने ऐड किए थे वो कल्क के समान ही, लेकिन यहाँ पर क्या, शर्करा जब डालेंगे वो 2 गुना होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो शर्करा कितनी होनी चाहिए, 2 गुना। फिर हम भावना द्रव्य मात्रा कितनी डालेंगे उसके बारे में देखेंगे। भावना द्रव्य मात्रा क्या होती, सभी चूर्ण पदार्थ जितने द्रव पदार्थ में डूब जाए या गीले हो जाए उसको ही भावना द्रव्य मात्रा बोलते। फिर चूर्ण के उदाहरण देखो क्या क्या है, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये दोनों किस में काम आते, मंद अग्नि में। दूसरे चूर्ण देखो सीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, ये राजयक्षमा और कास में आते, ये दोनों सीतोपलादी और तालिसादी। जब कफ हो जाता तो सीतोपलादी और तालिसादी चूर्ण देते, और जब मंदा अग्नि हो जाता, जो खाया हुआ नहीं पचता, तब देते हिंगवाष्टक चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण। ये सब हो गया चूर्ण के बारे में। चूर्ण किसका डेरिवेटिव था, कल्क का। कल्क प्राइमरी था और चूर्ण सेकेंडरी था। अब देखेंगे जो दूसरी कल्पना है वो किसके देखेंगे, उपकल्पना है हम क्वाथ की उपकल्पना है। यहाँ पर क्वाथ क्या है,
प्राथमिक कल्पना, और उससे जो भी हम बनाएंगे वो है उसकी उपकल्पनाएं। उसकी पहली उपकल्पना हम देखेंगे प्रमथ्या कल्पना। प्रमथ्या कल्पना का श्लोक देखो, प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलात् कल्कीकृतात् श्रुतात् तोये अष्टगुणिते तस्या पानमाहुः फलद्वयम्। यहाँ देखो, प्रमथ्या कल्पना जो है वो क्वाथ कल्पना की उपकल्पना है। क्वाथ कल्पना में क्या करते हैं हम, जो वाटर में हम ड्रग ऐड करते वो जो होता वो पाउडर के फॉर्म में होता, लेकिन जो प्रमथ्या कल्पना है उसमें जो हम ड्रग ऐड करेंगे वो कल्क के फॉर्म में होगा, कल्क के फॉर्म में। और जो रेशियो होगा द्रव्य और जल का, जो हम द्रव्य ऐड करने वाले हैं और जो जल लेना है उसका जो रेशियो होगा वो प्रमथ्या में रहता 1:8। देखो 1:8 किस में है, प्रमथ्या में। लेकिन जब हम क्वाथ पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था, क्या रेशियो था द्रव्य और जल का, 1:16। 1:16 कहा था जब क्वाथ पढ़ रहे थे तब 1:16, लेकिन प्रमथ्या में क्या पढ़ेंगे 1:8। यहाँ पर सब रेशियो का खेल है, याद रखो। प्रमथ्या में है 1:8 और जो द्रव्य लेंगे वो कौन से फॉर्म में होगा, कल्क के। प्रमथ्या में, क्वाथ में कौन से था, पाउडर के। देखो एक पल हमको द्रव्य लेना है जो कि कल्क के फॉर्म में होगा, फिर उसमें 8 पल जल डालेंगे, फिर इन दोनों को हम उबालेंगे और उबालने के बाद देखो 1/4 जो होगा वो बचेगा और इसी को हम बोलेंगे प्रमथ्या। और इसकी जो मात्रा होगी वो होगी पलद्वयम। पलद्वयम मतलब 2 पल, 2 पल यानी कि 8 तोला। ये देखो उसकी मात्रा जो होगी प्रमथ्या की वो 8 तोला रहेगी। फिर चरक ने क्या बोला है, देखो प्रमथ्या मध्य दोषानाम दद्यात् दीपन पाचनम। प्रमथ्या जो है वो मध्य दोष में यूज करते दीपन और पाचन के लिए। अतिसार चिकित्सा, रक्त अतिसार चिकित्सा जो होती उसमें प्रमथ्या कल्पना का हम यूज करते। देखो अरुंधत्त ने क्या बोला है, यूष जो होते उसके 2 प्रकार बताए, अकृत यूष और कृत यूष। अकृत यूष जो होता उसको उन्होंने क्वाथ बोला और जो कृत यूष है उसको उन्होंने प्रमथ्या बोला है। यहाँ पर किसने, अरुंधत्त ने। ये सब हुआ प्रमथ्या कल्पना के बारे में। अब देखते हैं पानीय कल्पना। पानीय कल्पना जो है औषध सिद्ध पानीय कल्पना बोलते। इसमें क्या करना, 1 तोला द्रव्य लेना, फिर उसको कूट के उसका यवकूट मतलब बारीक बारीक पीस करना, फिर उसको 64 तोला जल में मिलाना और फिर उसको मंदाग्नि पे उसका पाक करना। और जब कब तक करना, जब तक वो आधा शेष रह जाए। हमने जितना लिया था पानी उसका आधा शेष रहे, फिर उसके बाद उसको छान लो और छानने के बाद जो रोग है, रोगी को जो रोग हुआ है उसके हिसाब से उस रोगी को दे दो। ये सब हुआ पानीय कल्पना के बारे में। उसके बाद है उष्णोदक कल्पना। उष्ण उदक, उष्ण का मतलब गर्म और उदक का मतलब जल। हमको क्या करना है, जल को एक शुद्ध जल लेना है, फिर उसको बॉईल करना है। कब अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताया, किसी ने 1/8 शेष रहने दो बोला, किसी ने 1/4, किसी ने 1/2। इतना रहने के बाद अलग अलग आचार्य के हिसाब से, हम जिसके हिसाब से पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से रखने के बाद फिर उसको छान लो और यूज़ कर लो। ये सब हुआ उष्णोदक कल्पना के बारे में। ये किस काम में आता, कफ के, वात के, आमवात के, मेद रोग में श्वास काश ज्वरनाश दीपन पाचन बस्ती शोधन करता है, ये उष्णोदक कल्पना। उसके बाद है क्षीर पाक कल्पना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ना हम कहाँ क्षीर पाक करते, अर्जुन क्षीर पाक होता, शतावरी क्षीर पाक होता, रसुन का होता, रसुन मतलब लहसुन, नंतर शुंठी क्षीरपाक होता। यह सब होता क्षीरपाक कल्पना में। इसका श्लोक देखो, क्षीरम अष्टगुणम मतलब क्षीर जो है, हम क्षीर मतलब दूध, वो कितना लेना है 8 गुना। द्रव्यात क्षीरात नीरम चतुर्गुणम मतलब जल, नीर मतलब जल कितना लेना है, द्रव्यात क्षीरात नीरम। क्षीर जो है चतुर्गुणम मतलब जो क्षीर है उसके 4 गुना। 8 का 4 टाइम्स कितना होता 32, तो चतुर्गुणम। फिर क्षीरावशेषम तत्पीतम शूलमाभवम जयत, ये बताया है शारंगधर ने। देखो शारंगधर ने क्या बताया है, द्रव्य क्षीर और जल का रेशो कितना, द्रव्य अगर 1 होगा तो उसका 8 गुना हमको क्षीर लेना और उसका 4 टाइम, क्षीर का 4 टाइम हमें जल लेना, मतलब 32। 1:8:32 ये द्रव्य क्षीर और जल का रेशो शारंगधर ने बताया। और यादव जी ने क्या बताया, 1:15:15 द्रव्य क्षीर और जल का रेशियो ये है।
और क्या बात बताई कि जो आम्ल लवण कषाय रस है इन सब का क्षीरपाक नहीं बनाना, क्योंकि इन सब को छोड़कर सभी द्रव्यों का हम क्षीरपाक बना सकते हैं, लेकिन आम्ल लवण कषाय का अगर हम क्षीरपाक बनाने जाएंगे तो दूध खराब हो जाएगा, इसलिए इन रसों से क्षीरपाक नहीं बनता। ये हुआ क्षीरपाक। फिर लाक्षारस कल्पना। लाक्षारस कल्पना, लाक्षा मतलब क्या होता है, जो पीपल बरगद जैसे पेड़ होते उनका जो लैटेक्स निकलता उसको ही हम लाक्षा बोलते, और उसका जो रस देते लाक्षा रस बनाते। कैसे देखो, क्षण गुणे नाभिसा लाक्षाम दोलायंत्रे विपाचयेत त्रिसप्तधा परिस्त्राव्या लाक्षा रसमयम विदुः। मतलब लाक्षा जो होती है ना, वो क्या होती है, जो कि पीपल और बरगद के जो पेड़ होते वहाँ से जो निकलती है उसको बोलते हैं हम लाक्षा। और जो लाक्षा होते हैं, कहीं कहीं पे ऐसा मानना है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते जो कि वो लाक्षा को सिक्रेट करते, जो कि हमें उस पेड़ से मिलती है, जो कि उसके ट्रीज जो भी होते हैं पीपल वर्ग जैसे, उनके जो साल होती, जो बार्क होती वहाँ पे रहती, वहाँ से निकलती है लाक्षा। तो हम उस लाक्षा को क्या करेंगे, दोला यंत्र में रखेंगे। एक पल लाक्षा लेंगे, एक पल यानी कि 4 तोला लाक्षा लेंगे, उसको पोटली बना के दोला यंत्र में रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, षड गुणे नाभिसा मतलब 6 पल जल यानी कि 24 तोला हमको जल लेना है, और उसको इन दोनों को मध्यम अग्नि पे, मतलब अग्नि जो है मध्यम होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं, मध्यम अग्नि होना चाहिए, और रखेंगे और उसको पकाएंगे। कब तक पकाएंगे, जब तक 1/4 जल जो है वो रहना चाहिए। अगर कभी कभी क्या होता है, 6 पैल जल में वो जो पोटली बनाए नहीं हमने वो नहीं डूबती, तो फिर कभी कभी ज़्यादा जल भी ले सकते, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दिया है 6 पल जल का। तो ऐसा करके हम 1/4 शेष जल रखेंगे, और ये इतना रखने के बाद जब ये रहेगा 1/4, फिर उसको क्या करेंगे हम, त्रिसप्तधा परिस्राव्या, उसको हम 21 बार छानेंगे उस लाक्षा को, और जल को जो हुआ है ना उसको 21 बार छानेंगे, और उससे हमको एक प्योर फॉर्म लाक्षा मिलेगी, उसको हम बोलेंगे लाक्षा रसम विदुः। मतलब जो हमको मिलेगा हम उसको लाक्षा रस बोलेंगे। जो लाक्षा जो ऐसे मिलती हमें, कभी कभी क्या होती है, ये जो हम बार्क से निकालते तो कभी कभी इसमें इम्प्यूरिटीज़ भी आ जाती, तो इसमें भी इम्प्यूरिटीज़ आ सकती, तो उसको हम बाद में निकाल सकते हैं। ये हो गया लाक्षा रस जो है। और जो हमको लाक्षा रस मिला है वो लाक्षा रस को ना हम स्तंभक बोलते, स्तंभक, क्योंकि वो जो स्तंभक के रोग होते उसमें यूज़ आता, जैसे कि स्तंभक के जो भी रोग है उसमें ये यूज़ करते लाक्षा रस का, और जो इंस्टेंट यूज़ होता जब हम बनाए तभी के तभी हम लाक्षा रस का यूज़ करते। और लाक्षा रस जो है रक्त पित्त और रक्त रस के जो रोग होते उसमें भी यूज़ होता लाक्षा रस, और इसकी जो मात्रा होती हम यूज़ करते वो होती 2 तोला, 2 तोला। फिर सिर्फ ये सब हुआ लाक्षा रस के बारे में। फिर देखते हैं मांस रस कल्पना। मांस रस का कल्पना में क्या करते हैं, हम मांस और जल को पकाते हैं। हम तो मांस खाते हैं, तो इस जो मांस खाते हैं उनको पता ही है एक मांस रस की कल्पना कैसे होती। जो भी हम मांस का सूप बनाते, देखो वो कैसे बनाते, जो भी मीट होता, मटन होता ना, उसको हम चॉप करते, बारीक बारीक पीसेस बनाते, फिर उसको हम क्या करते, एक थोड़ा सा जल में, और वो मांस और जो जल है उसके रेशियो पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मांस का जो हम सूप बना रहे वो कैसा बनेगा। अगर मांस और जल का जो रेशियो देखो, अगर हमको वो सूप बहुत घना बनाना है, गाढ़ा बनाना है, तो हम मांस 1 बटा डालेंगे, तो जल क्या बटा, जल उसके 2 गुना डालेंगे, 1:2। लेकिन हमको ज़्यादा मतलब घन नहीं रखना, जो मांस रस है मध्यम अगर रखना तो 3:8 रेशो में, और अगर तनु रखना है वो जो पातळ होना चाहिए थोड़ा सा, तो हम 1:4 रेशियो में डालेंगे मांस और जल को। ये सब हुआ मांस रस कल्पना के बारे में। और जो मांस रस होता वो जो मांस रस हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं आपको पता है। मांस को बढ़ाता, तो मांस किसको बढ़ाना चाहिए, जो भी वीक लोग हो गए, वीक क्रूश हो जो हो गए, उन जिनके पास ज़्यादा मांस नहीं है, या और किसी डिसीज से जो दुबले पतले हो गए हैं, और जो भी क्रॉनिक इलनेस से गुजर रहे हैं, जिनको रोग हुआ है कोई, और ये सब डिसीज से जो गुजर रहे हो, जो बारीक बारीक लोग हैं, उनको हम मांस रस कल्पना दे सकते हैं। ये सब होगा मांस रस कल्पना के बारे में। और ये हो गए क्वाथ की जो सब उपकल्पना है वो इनके बारे में।
अब देखते हैं हिम कल्पना जो है उसकी उपकल्पनाओं के बारे में। पहली है मंथ कल्पना। मंथ कल्पना क्या होते हैं? देखो, मंथ कल्पना जो है वो एक एक्सेप्शन है। देखो, इसको जो शारंगधर है, आचार्य शारंगधर, उन्होंने फांट की उपकल्पना माना है, लेकिन कुछ आचार्यों ने उनको हिम की उपकल्पना माना है मंथ कल्पना को। क्यों? क्योंकि जो मंथ कल्पना है वो हम शीतल जल से बनाते हैं, इसलिए उसको हम हिम कल्पना बोले हैं कुछ आचार्य। लेकिन कौन से आचार्य ने इसको फांट की उपकल्पना बोली है? आचार्य शारंगधर ने। आचार्य शारंगधर ने मंथ कल्पना को फांट की उपकल्पना बोली है। तो देखते हैं इस मंथ कल्पना के बारे में। जो आचार्य चरक है एंड सुश्रुत है, उन्होंने मंथ को सत्तु प्रधान कल्पना माना है। सत्तु नहीं, लेकिन उसमें सत्तु का प्रधानत्व होता है मंथ कल्पना में। तो देखो, आचार्य चरक ने क्या कहा? सत्तु लेना कौन सा भी, और उसमें दीपन पाचन औषधि ऐड करना, प्लस उसमें और क्या क्या ऐड करना? आम्ल मधुर फलों का ताज़ा रस होना चाहिए, और उसमें 4 गुना जल डालो तो बन जाएगा मंथ। ऐसे। और फिर सुश्रुत ने क्या बोला? चना और जौ का सत्तू, इनमें से कौन सा भी सत्तू डालो, फिर उसमें 4 गुना शीतल जल ऐड करो, फिर उसमें शहद या फिर शर्करा को ऐड करो। ये हो गया सुश्रुत के हिसाब से। और शारंगधर क्या बोलते हैं? देखो, औषध चूर्ण में शीतल जल डालो, और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए? देखो, औषधि चूर्ण और शीतल जल का रेशो 1:4 होना चाहिए। किसके हिसाब से? आचार्य शारंगधर के हिसाब से। और आचार्य शारंगधर ने ये मंथ कल्पना बनाने की विधि क्या बताई है, अब देखते हैं। देखो क्या बोला? 1 भाग औषधि द्रव्य लेना, उसमें थोड़ा सा जल, क्योंकि ये जो औषधि द्रव्य लिया इसको हमको भिगोना है पहले, तो इसको हम एक अच्छे से जो स्वच्छ है उस वैसे स्टील या फिर मिट्टी के बर्तन में रखेंगे 2 से 4 घंटे के लिए। और जब ये औषधि द्रव्य अच्छी तरह से भीग जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, तब उसमें हम 4 गुना ठंडा पानी डालेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? अच्छे से मथेंगे। फिर कब तक मथना है? जब तक वो ठंडा पानी जो है, ठंडा पानी गर्म ना हो, और जब गर्म हो जाए तब गर्म पानी होने के बाद उसको क्या करना है? छाननी से छानना है। फिर छान लेने के बाद वो जो बन जाएगा द्रव्य, उसको ही हम बोलेंगे मंथ। और जो मंथ है बना है, उसको जो होगा वो न अति द्रव न अति सांद्र होने देना है। मतलब जो कंसिस्टेंसी होती है उसकी मीडियम कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा पतला पतला भी नहीं होना चाहिए पानी जैसा, या फिर बहुत ज़्यादा घना गाढ़ा नहीं होना चाहिए, सब्जी के जैसा गाढ़ी सब्जी नहीं बननी चाहिए। मंथ जो है वो मीडियम कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, ना अति द्रव ना अति सांद्र होना चाहिए। ये सब हो गया मंथ के बारे में। जो मंथ है, ये देखो, अब हमने मंथ कल्पना बना ली। अब मंथ कैसा होता? देखो, मंथ जो है वो शीघ्र बल प्रदान करता। मंथ का सेवन करने के बाद ही हमको एनर्जी आती। और जो मंथ है, हमको प्यास लगी वहाँ पर, तृष्णा में, प्यास में उपयोगी है। फिर जो मंथ है, मंथ के सेवन से थकान दूर हो जाती है। फिर देखो, ये जो मंथ है उसके और भी फायदे क्या है? जो मंथ हम कैसे बनाते हैं? आम्ल रस द्रव्य प्लस उसमें घी और गुड़ ऐड करके जो मंथ बनाते, वो मंथ मूत्रकुच्छ और उद्वर्त रोगों को ठीक करता है। दूसरा देखो, दूसरा एक मंथ का बताया गया है, शर्करा और गन्ने का जूस और द्राक्षा का रस, इनमें से कौन सा भी, गन्ने का रस या फिर द्राक्षा का रस में अगर शर्करा ऐड करें, मतलब शक्कर ऐड करके पिएंगे मंथ बना के, तो वो पित्तज रोग जो होते हैं, जो भी दाह करते हैं, जो पित्तज रोग होते हैं, उनको ठीक करेगा। और दूसरा एक मंत्र के बारे में बताए, द्राक्षा और मधु का पुष्प डाल के जो मंत्र बनाएंगे वो कफज रोगों में उपयोगी होगा। ये है मंत्र के फायदे। और मंत्र का उदाहरण देखो, एक दिया है खरजूर आदि मंत्र। खरजूर आदि मंत्र कहाँ पे यूज़ होता? मदाते में, जो मध्य की वजह से विकार होते ना, उसमें। फिर देखो, इसकी जो मंत्र है कितना सेवन करना चाहिए? मंत्र की सेवनीय मात्रा कितनी है? 2 पल। 2 पल हमको मंत्र सेवन करना चाहिए। ये हो गया मंत्र के बारे में। अब देखते हैं दूसरी कल्पना, हिम की जो उपकल्पना है दूसरी, वो है उदक कल्पना। उदक कल्पना क्या होता है? देखो, तंडुल उदक और फिर तंडुल जल। तंडुल का मतलब क्या होता है? जो राइस होता है ना, चावल, उसको ही तंडुल बोलते।
आचार्य शारंगधर ने इसकी जो रेशो बोला है तंडुल और जल का, वो जो है 1:8 है। देखो 1 पल तंडुल लेंगे तो 8 पल हमको क्या लेना पड़ेगा, जल। ये है आचार्य शारंगधर के हिसाब से रेशो। इसको क्या करेंगे, 1 पल तंडुल और 8 पल जल को हम अच्छे स्वच्छ स्टील के बर्तन में रखेंगे या फिर मिट्टी के पात्र में, और इसको 1-2 घंटा वैसे ही रखेंगे। फिर उस मिश्रण को क्या करेंगे, हम छान लेंगे। छान लेने के बाद जो तंडुल से अलग निकला हुआ, मतलब जो जल होगा वहाँ पे, उसको हम बोलेंगे तंडुलोदक, और इसको हम अनुपान या फिर भावना द्रव्य जैसे सेवन कर सकते। देखो ये जो उदक है, उदक कल्पना, वो जो होती पित्त शामक और मूत्रल होती, इसलिए वो कहाँ कहाँ उपयोगी हो सकती, मूत्रदाह में, क्योंकि वो मूत्रल होती, इसलिए मूत्रदाह में हम उदक सेवन कर सकते, या फिर हस्तपात दाह में, क्योंकि वो पित्त शामक होती, पित्त को कम करती, तो हस्तपात दाह होगा तभी हम उदक सेवन कर सकते हैं। या फिर अल्पमूत्रता में भी ये उपयोगी है उदक। फिर इसकी मात्रा कितनी लेनी चाहिए, 2 पल। और ऐसा इसका सेवन कैसा करना चाहिए, देखो उदक कल्पना के अंदर हम शर्करा या फिर मधु को ऐड करके हम इसका सेवन कर सकते। और जो उदक है वो शीघ्र उपयोग करना चाहिए, मतलब जब हमने उदक को बनाया तभी उसको हम सेवन करना चाहिए। वो उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, वो थोड़ी देर बाद जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए वो बनाने के बाद जल्दी सेवन करना चाहिए। ये सब हो गया उदक के बारे में। वैसे ही है पानक कल्पना। पानक को ही हम पन्ना बनते, जब हमारे घर पे मेहमान वगैरह आते तो हम उनके लिए गर्मियों में ज़्यादा बनाते। देखो पानक, ये क्या होता, कोई भी आम्ल या फिर अनाम्ल द्रव्य या फिर फल हो कोई भी, उसको हम शीतल जल में डालते और उसको ही पानक बोलते, यानी कि जूस। जैसे कि देखो फल कौन से जो आम्ल गुण के फल होते, देखो नींबू, इमली, आम, अनार, फालसा, द्राक्ष, ऐसे जो फल होते हैं हम इनका रस निकालते तो सबसे पहले तो, फिर उस रस को हम जल में ऐड करते हैं और इसी को बोलते पानक। और इस पानक में हम शर्करा, नमक, मिर्च मसाला ऐड करके, इनमें से कोई भी एक ऐड करके हम इस पानक के साथ सेवन करते। देखो पानक जो है वो पित्त शामक होता है, इसलिए दाह और तृष्णा को कम करता, और वो सद्दो बलकर होता, मतलब इंस्टेंट एनर्जी देता हमको, हमारी थकान दूर करता, इसलिए पानक सेवन गर्मियों में ज़्यादा करते। देखो पानक की मात्रा कितनी होती, 2 पल। अपनी मर्जी से भी पी सकते, लेकिन पानक सेवन की जो मात्रा है एक्चुअल बुक में दी 2 पल है। पानक को कैसे सेवन करते, पानक के अंदर हम शर्करा, मधु, मिर्च मसाला ये सब डाल के सेवन करते हैं। और पानक भी ज़्यादा देर के लिए हम स्टोर नहीं कर सकते, उसका ही शीघ्र उपयोग करना चाहिए बनाने के बाद। पानक के उदाहरण देखो, इमली का जो पानक होता है उनको बोलते चिंच पानक, नींबू पानक, फिर चंदन का भी पानक होता है। ये सब पानक के बारे में हुआ। ये सब हो गई पानक, उदक और जो है मंथ, ये सब किसकी उपकल्पना है, हिम की। अब देखते हैं फांट की उपकल्पना है, जो एक अर्क कल्पना। अर्क कल्पना जो है वो आयुर्वेदा में नहीं थी, वो जो ज़्यादा है उसका प्रयोग यूनानी में था। अभी कुछ 18th सेंचुरी के बाद अब वो आयुर्वेदा में भी आई है। देखो जो रावण है, रावण, उन्होंने अर्क प्रकाश एक ग्रंथ लिखा था, उसमें इस अर्क कल्पना के बारे में लिखा है। अर्क कल्पना जो है वो सुगंधित द्रव्यों के बारे में बताती है। अर्क प्रकाश एक ऐसा ही ग्रंथ है, यही एक ग्रंथ है जिसमें अर्क कल्पना के बारे में बताया गया है, और ये यूनानी में प्रयोग होता था ज़्यादा, और 18th सेंचुरी के बाद आयुर्वेदा में भी इसका आया उपयोग। फिर इसके यंत्र क्या होते हैं, इसको अर्क बनाने के, उसको बोलते अर्क यंत्र, भपका यंत्र, या फिर मॉडर्न में हम इसको बोलते डिस्टिलेशन अपैरेटस। ये देखो ये है सिंपल डिस्टिलेशन अपैरेटस, जो हमने स्कूल लेवल में भी पढ़ा होगा। देखो ये क्या है, यहाँ पर ना जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में हम क्या डालते हैं, जो भी हमको औषधि द्रव्य है प्लस पानी, इन दोनों का मिक्सचर यहाँ पर डालेंगे। फिर क्या, हम उसको हीट देंगे यहाँ से। अगर हीट देंगे तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, जो पहले बॉईल होगा वो क्या होगा, उसके वेपर्स बन जाएंगे और वो वेपर ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके ये जो थर्मामीटर है वहाँ पे वो रिकॉर्ड होगा कि कहाँ पे किस टेम्परेचर पे ये बॉईल हो रहा, और वो टेम्परेचर क्या होगा, मैच होना चाहिए जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जिस लिक्विड पहले वेपर बन रहा उसके बॉइलिंग पॉइंट से मैच हो जाएगा। और ये क्या होगा, फिर ये जो वेपर है यहाँ फिर इस ऑब्लिक जो
हमने ट्यूब है, यहाँ से वेपर्स आएंगे, फिर इस कंडेंसर, ये जो ब्लू दिख रहा है, इस कंडेंसर की वजह से वो जो वेपर्स है ये कूल हो जाएंगे और फिर लिक्विड फॉर्म में आके यहाँ से इस जो रिसीविंग फ्लास्क है इसके अंदर आ जाएंगे या यहाँ पर हमको एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये देखो, ये जो कंडेंसर क्या काम करता, ये जो वेपर्स आ रहे इसको कूल करके इसको फिर से लिक्विड करने का काम ये कंडेंसर कर रहा। इस मिक्सचर को हम यहाँ से ऐसे हम इस मिक्सचर से हम अलग अलग कर सकते और जो इससे हमको अर्क मिलेगा और कितना होगा वो 60% होगा। ये जो भी मिक्सचर है इसका अर्क हमको 60% मिलेगा, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वो वहाँ पे यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार पानी ही आएगा या फिर हर बार वो औषधि द्रव्य ही आएगा। औषधि द्रव्य और पानी जिसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहाँ पे हमको मिलेगा और जो इस प्रोसेस से हमको अर्क मिलेगा वो कितना होगा 60%। ऐसे हमको अर्क मिलता है। ये हो गया अर्क कल्पना बनाते कैसे है। और जो द्रव्य, जो औषधि द्रव्य है और जल, इन दोनों का रेशो कितना होना चाहिए, हमको कितना लेना चाहिए 1:10। औषधि द्रव्य के 10 गुना ज़्यादा हमको जल डालना है। और इसका सवीर्यता अवधि मतलब जब ये अर्क बन जाएगा तो इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती, शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा 1-2 साल होती। जो हमने इस प्रोसेस से अर्क बनाया वो 1-2 साल तक हम यूज़ कर सकते। एक देखो अर्क निर्माण की विधि बताइए। क्या करना, औषधि द्रव्य लेना, उसको चूर्ण बनाना, औषधि द्रव्य का छोटा छोटा कूट के छोटा बनाना, उसको छोटे छोटे पीसेस, फिर उसमें थोड़ा सा जल ऐड कर देना, थोड़ा सा जल ऐड करके वो 2 से 4 घंटे के लिए वैसे ही रखना। फिर जब जो औषधि द्रव्य है वो अच्छे से भीग जाएगा, अच्छे से गीला हो जाएगा थोड़े से पानी के साथ, तब उसको अर्क यंत्र में डालेंगे और उसमें हम 10 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे। उस औषधि द्रव्य से 10 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको मीडियम हीट पे, मध्यम अग्नि पे, मंद अग्नि या फिर मध्यम अग्नि पे कंटिन्यूअस हीट देंगे। फिर उससे 60% अर्क मिल जाएगा हमको। और जो अर्क मिला है उस अर्क को हम जो एयर टाइट कंटेनर्स होते, हवाबंद शीशियाँ जो होती, उसमें हम स्टोर करके रखेंगे। और जो अर्क है उनकी मात्रा कितनी होती जो हमको लगाना चाहिए, वो होती आधा पल अर्क हम लगा सकते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती, कितने दिन हम स्टोर कर सकते हैं अर्क को, 1-2 साल तक। ये हो गया अर्क कल्पना के बारे में। जो अर्क है हम कैसे पहचानेंगे कि हमने जो बनाया अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा अर्क होगा तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, उसमें से हम आर पार देख सकते हैं। वो बहुत क्लीन होगा, स्वच्छ, सुगंधित होगा, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और उसके जो घटक द्रव्य है उनकी टेस्ट हमको आएंगे। हम अगर उस अर्क को चखेंगे तो हमने जो भी औषधि द्रव्य मिलाए हैं उसकी हमको टेस्ट आएगी, उसमें से स्वाद आएगा उन सब घटक द्रव्यों का। लेकिन अर्क जो बनाया है वो बुरा अगर होगा, अर्क ठीक से नहीं बना होगा तो उसमें से गंदी बदबू आएगी और उसका कलर दिखेगा, कुछ तो कलर आएगा उसमें, और जो है वो थोड़ा सा गढ़ुड़ बनेगा उसको, और उसकी जो टेस्ट होगी वो भी बहुत गंदी आएगी और उसको सूंघने से चक्कर आने लगेंगे। ये हो गया अर्क। और अर्क के उदाहरण क्या क्या है, शुंठी अदरक अर्क, त्रिफला अर्क, ब्राह्मी अर्क, ऐसे बहुत सारे अर्क बना सकते हैं। ये हो गया अर्क के बारे में। और ये जो है वो अर्क यंत्र है, इसकी ही हम मॉडर्न में बोलते हैं डिस्टिलेशन अपैरेटस। ये सब हो गया अर्क के बारे में। और पूरा हमारा ये चैप्टर हो गया कल्पना निर्माण 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इधर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।